हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल सुपर 50 क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो हमारी ज्योग्राफी एनसीईआरटी क्लास 6 की जो चल रही है, उसमें आज का हमारा जो चैप्टर है वह चैप्टर नंबर 2 है, जिसका नाम है ग्लोबल देशांतर एवं अक्षांश। ठीक है, जिसमें हम क्या है ग्लोब के बारे में देखेंगे, देशांतर क्या होते हैं, अक्षांश क्या होते हैं, इनके बारे में हम डिटेल से देखेंगे। जिससे पहले हमने क्या देखा था कि हमने जो था पृथ्वी, ठीक है, जैसे कि हमारा जो पार्ट चल रहा था पृथ्वी हमारा आवास, इसमें हमने इससे पहले जो चैप्टर देखा था उसमें हमने क्या देखा था कि किस प्रकार से जो सौरमंडल है उसको हमने यहां पर देखा था। सौरमंडल क्या होता है, सौरमंडल किसे कहते हैं, सौरमंडल किस टाइप का होता है, इस तरह से हमने सौरमंडल में कितने ग्रह होते हैं, पृथ्वी, ठीक है, चंद्रमा, ठीक है, क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड, इन सब के बारे में हमने वहां पर देखा था। इसके बाद अब ये हमारा दूसरा चैप्टर है जिसका नाम है ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर। ठीक है, तो इसको हम यहां पर देखेंगे। तो सबसे पहले इस चैप्टर का इंट्रो दे दूं मैं कि इस चैप्टर में सीधी सीधी बात कि हम उन चीजों को देखेंगे जो क्या है ग्लोब के बारे में होता है। ठीक है, ग्लोब कहते किसे हैं, ठीक है, अक्षांश क्या होते हैं, देशांतर क्या होते हैं, अर्थात लैंगिट्यूड और लैटिट्यूड क्या होते हैं। ठीक है, अक्षांश कितने अक्षांशों में डिवाइड करा गया है, ठीक है, देशांतर का क्या कार्य होता है, अक्षांशों का क्या कार्य होता है। ठीक है, इस तरह के जो क्वेश्चन बनेंगे उन्हें हम क्या है इन्हें देखेंगे, क्योंकि देशांतर और क्या होता है अक्षांश में काफी बच्चों को क्या रहता है कंफ्यूजन रहता है, क्योंकि जो जैसे कि वनडे एग्जाम्स के जो बच्चे होते हैं उन्हें काफी क्या रहता है कंफ्यूजन रहता है, देशांतर कौन से होते हैं और अक्षांश कौन से होते हैं। तो उनके लिए क्या है इस चैप्टर से काफी बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि ये जैसे कि एनसीईआरटी है, ये क्या है जैसे कि आप सभी को पता है कि अधिकतर हमें किस लिए चाहिए होती है, यूपीएससी हो गया, पीसीएस हो गया, इनके जो स्टडीज कर रहे हैं बच्चे, जो इनकी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये क्या रहता है काफी इंपॉर्टेंट रहती है। तो उन्हीं के लिए हम ये क्या है स्टार्ट कर रहे हैं, करी थी हमने, जिसके बाद आज हमारा जो दूसरा चैप्टर है उसको हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों ग्लोब, ग्लोब को यहां पर चैप्टर का नाम दिया है सबसे पहले ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर। ठीक है, यहां पर लिखा है, पिछले अध्याय में आप पढ़ ही चुके होंगे कि हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है। ठीक है, तो हमारी पृथ्वी का पिछले चैप्टर में हमने किस प्रकार का आकार बताया था, भुआ, अर्थात पृथ्वी की तरह आकार वाला, क्योंकि पृथ्वी जो है वह ध्रुवों से क्या है थोड़ी सी चपटी है। ठीक है, जैसे कि हम देखते हैं कि ध्रुवों पर क्या है थोड़ी सी दबी हुई है, जिसके कारण इसको क्या कहा गया है, इसके आकार को भू आब कहा गया था। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा था उत्तर एवं दक्षिणी ध्रुवों पर थोड़ी सी चपटी और मध्य से थोड़ी सी उभरी हुई है। ठीक है, इस प्रकार से हमने अपनी पृथ्वी को देखा था। ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप है। ठीक है, क्या है, जैसे कि हम देखें तो पृथ्वी क्या है गोल है, उसी प्रकार से पृथ्वी को अगर हम छोटे से पार्ट में देखना चाहें, अगर जैसे क्योंकि पृथ्वी को पूरी पृथ्वी को हम अगर या फिर अंतरिक्ष में जाए तभी देख सकते हैं, या फिर हमारे पास पृथ्वी का क्या हो ग्लोब हो, तो उसे हम आसानी से पृथ्वी को देख सकते हैं कि कौन सी कंट्री कौन कौन से महाद्वीप हैं, इस तरह से। ठीक है, तो पृथ्वी का सूक्ष्म लघु रूप को क्या कह दिया हमने, पृथ्वी के लघु रूप को हमने क्या कह दिया है, ग्लोब कह दिया। पहली चीज, क्योंकि यहां पर टॉपिक का नाम ही दिया है ग्लोब। ठीक है, ग्लोब किसे कहा गया, पृथ्वी के लघुत्तम रूप को क्या कहा गया, ग्लोब। जैसे कि इसमें बताया गया कि ग्लोब क्या होता है, ध्रुवों पर क्या होता है दबा हुआ होता है, और क्या होता है जो उसका मूलतः जो होता है ध्रुवों पर चपटा हुआ और मध्य से क्या होता है उभरी हुई होती है। इसी को हम क्या कह देते हैं, ठीक है, पृथ्वी का आकार कह देते हैं, जिसे क्या कह देते हैं भूभाग कहा गया है। ठीक है, तो ये आपने देखा ग्लोब विभिन्न प्रकार एवं आकार के होते हैं। बड़े ग्लोब जो आसानी से एक स्थान से दूसरी स्थान तक नहीं ले जाए जा सकते, और जो दूसरा टाइप दिया है पॉकेट ग्लोब, जिन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम आसानी से ले जा सकते हैं, उन्हें क्या कहते हैं पॉकेट ग्लोब। ठीक है, ग्लोब स्थिर नहीं है। ठीक है, क्या होता है ग्लोब स्थिर नहीं होते, इसी
इसे उसी प्रकार घुमाया जाता है जैसे कुम्हार पहिए को या लट्टू को घुमाता है। ग्लोब पर देश, महाद्वीप एवं महासागरों को उनकी सही आकार के अनुसार दिखाया जाता है। ठीक है, क्या कहा गया है, जो ग्लोब है वह क्या है, पूरा पृथ्वी की तरह है। ठीक है, ग्लोब को क्या करते हैं हम, किस प्रकार से घुमाते हैं, जिस प्रकार कुम्हार अपनी क्या करता है, जो उसकी चाक होती है उसे घुमाता है, जो जिस प्रकार से हम लट्टू को घुमाते हैं। मतलब कि जो ग्लोब होता है उसे हम किस प्रकार से, ठीक है, पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर घुमाते हैं। ठीक है, इसमें आगे दिया भी है कि ग्लोब को किस प्रकार से घुमाया जाता है। ठीक है, ग्लोब को हम आसानी से कह सकते हैं कि ग्लोब क्या होता है, जैसे कि मैंने अभी बताया कि ग्लोब पर देश, महाद्वीपों और महासागरों को उन्हीं के आकार के अनुसार दिखाया गया है। जैसे कि हम कहते हैं कि पृथ्वी पर अगर हम अंतरिक्ष से देखें तो पृथ्वी कुछ इस प्रकार से दिखेगी, उसी तरह से ग्लोब पर भी क्या है, पृथ्वी को सेम डिट्टो उसी प्रकार से दिखाया गया है। अगर हम आसान सी भाषा में कहें तो ग्लोब क्या होता है, पृथ्वी की फोटोस्टेट होता है। ठीक है, अर्थात क्या होता है, एक कॉपी मान लेते हैं जिसके बिल्कुल सेम टू सेम क्या है, उसी प्रकार से दिखाया जाता है। जैसे कि एशिया महाद्वीप यहां पर स्थित है, फिर यूरोप है, अफ्रीका नीचे है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया और क्या है, एशिया के नीचे। इस प्रकार से क्या है, हम पूरी तरह से अगर देखें तो उसी प्रकार से क्या है, दिखाया जाता है। तो इसीलिए हम क्या है, ग्लोब को पृथ्वी का लघुत्तम रूप कह सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए याद रखना है। एक सुई ग्लोब में झुकी हुई है अवस्था में स्थित होती है, जिसे हम अक्ष कहते हैं। जैसे कि आप देखोगे जब हम ग्लोब को देखते हैं तो क्या होता है, एक सुई जो होती है वह ग्लोब में कुछ इस प्रकार से क्या होती है, गई हुई होती है, और ग्लोब क्या है, इस प्रकार से बना हुआ होता है, और ये होता है नीचे से स्टैंड बना हुआ। ये क्या हो जाती है, पृथ्वी। और जो ये क्या, ये जो इसमें सुई जैसी जो घूमी अंदर डाली हुई होती है, इसे क्या कह दिया जाता है, अक्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसे अक्ष कहा जाता है। ग्लोब पर दो बिंदुओं से होकर गुजरती है, उत्तर एवं दक्षिणी ध्रुव। ये जो यहां से ये जो निकलती है इसे क्या कहा जाता है, एक को उत्तरी ध्रुव और नीचे वाले को दक्षिणी ध्रुव कहकर संबोधित किया जाता है। ठीक है, तो यह आपको लिए याद रखना है। ग्लोब को इस सुई के चारों ओर घुमाया जाता है। जैसे कि ये ग्लोब है तो इसे क्या है, पृथ्वी के चारों ओर, इसे पृथ्वी के समान घुमाया जाता है। पृथ्वी की गति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जाता है। जो ग्लोब है रहता है उसे क्या रहता है, पृथ्वी की जो दिशा रहती है पश्चिम से पूर्व की ओर। ठीक है, क्या होता है, पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की ओर क्या है, इसे घुमाया जाता है। लेकिन याद रखें इन दोनों में एक अंतर है, पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं है, यह अपने अक्षों पर चारों ओर घूमती है, जो एक क्या है, काल्पनिक रेखा है। यहां पर जो हमने इसको अक्ष को दिखाया गया है, क्योंकि ये क्या होता है, एक तरीके से इसको रोकने के लिए क्या है, इसका प्रयोग किया जाता है, जिसको हमने क्या कहा है, अक्ष कहा है। अगर हम वास्तविक पृथ्वी में देखें तो इस प्रकार की कोई भी क्या है, नहीं होती। ये हमने क्या है, ये जो अक्ष है उन्हें हमने क्या है, काल्पनिक माना है। ठीक है, जिस पर क्या है, जो पृथ्वी है वह क्या है, घूमती है। एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है, जिसे हम विषुवत रेखा के नाम से भी क्या है, जानते हैं। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध और पृथ्वी के दक्षिण में स्थित आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहकर संबोधित करते हैं। ये दोनों बराबर के आधे भाग होते हैं। इसी प्रकार विषुवत व्रत पृथ्वी को एक काल्पनिक व्रत बनाती है। जो विषुवत व्रत है, जो अभी मैं आगे आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से जो विषुवत रेखा है और जो पूरा एक सर्कल बनाती है, तो उसे क्या कह दिया जाता है, विषुवत व्रत कहा जाता है। ठीक है, एवं यह पृथ्वी के विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने के लिए भी महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। विषुवत व्रत से ध्रुवों पर तक स्थिति सभी समांतर व्रतों को अक्षांतर रेखा, जो क्या कहा जाता है, अक्षांश या समांतर रेखाएं कहा जाता है। अक्षों को समांतर अंश में मापा जाता है। जो अक्ष होते हैं उन्हें क्या है,
अंश में मापा जाता है, अर्थात डिग्रीज में मापा जाता है। ठीक है, तो इसमें यह कहा गया। अब देखो इसे क्या कहते हैं, ये इस पैराग्राफ में, पूरे पैराग्राफ में क्या कहा गया है, जो क्या है, हमने ये तो देखा ग्लोब किस प्रकार से होता है। अब देखो इसमें क्या है, मान लीजिए ये कोई पृथ्वी है, ठीक है, ये कोई पृथ्वी है, ठीक है, इसके मध्य से, अभी हमने देखा, इसके मध्य से क्या है, एक काल्पनिक रेखा और खींची जाती है। किस प्रकार से होती है, यह इस प्रकार से होती है, ठीक है, जिसे अभी क्या बताया, क्या कहा जाता है, इसे विषुवत रेखा क्या कहा जाता है, विषुवत रेखा, ठीक है, या भूमध्य रेखा क्या कहा जाता है, भूमध्य रेखा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह पृथ्वी को दो बराबर भागों में क्या करती है, विभाजित करती है। इससे ऊपर वाले हिस्से को हम क्या कह देते हैं, उत्तरी गोलार्ध, क्या कहा जाता है, उत्तरी गोलार्ध, और इससे नीचे वाले हिस्से को क्या कहा जाता है, दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, इतनी बात समझ गए। क्यों कहा जाता है, क्योंकि जब हमने दिशाओं को देखा था तो दिशाओं में क्या था, यह होती है पूर्व, पश्चिम, उत्तर, और नीचे क्या हो गई, दक्षिण। तो ये क्या करता है, बीच से जा रही है, और ये वाला पोर्शन क्या होता है, उत्तर में होता है, इसलिए इसे क्या कहा गया है, उत्तरी गोलार्ध, और ये वाला क्या होता है, दक्षिण में होता है, इसीलिए इस गोले को क्या कहा जाता है, दक्षिणी गोलार्ध कहकर संबोधित करा जाता है। ठीक है, इससे हम, इसके क्या इंपॉर्टेंट्स बताए गए इस पैराग्राफ में, कि इससे किसी भी जो स्थान है उसको क्या है, आसानी से मापा जाता है। इस पर ऐसी अन्य रेखाएं भी क्या है, इससे जाती हैं, जैसे कि इन्हें, इसके जो समांतर रेखाएं जाएंगी, ठीक है, इस प्रकार से इन्हें हम क्या कहेंगे, ये जो रेखाएं इस प्रकार से जो प्रतीत होंगी उन्हें हम क्या कहकर संबोधित करते हैं, तो इन्हें हम क्या है, अक्षांश कहते हैं। क्या कहते हैं, अक्षांश कहकर संबोधित करते हैं। अक्षांश या क्षैतिज रेखा, क्या, अक्षांश या क्षैतिज रेखाएं कहकर संबोधित करते हैं। ये क्या रेखा, ये रेखाएं जो होती हैं, यह रेखाएं काल्पनिक रेखाएं होती हैं। कैसी होती हैं, काल्पनिक रेखाएं होती हैं। क्यों काल्पनिक, क्योंकि इन्हें हमने क्या है, अपने अध्ययन की दृष्टि से इन्हें पढ़ने के लिए, इन्हें पृथ्वी के अध्ययन को आसान करने के लिए इस प्रकार की रेखाओं को क्या है, हमने बनाया है। ठीक है, जिससे हम क्या कर सकें, पृथ्वी का आसानी से अध्ययन कर सकें। विषुवत वृत्त शून्य अंश अक्षांश को दर्शाती है, अर्थात कि जो विषुवत रेखा है वह क्या है, 0 डिग्री को क्या है, दर्शाती है। क्या है, 0 डिग्री को दर्शाती है, क्योंकि यह क्या है, 20 से होकर जाती है, और यह क्या है, 0 डिग्री के एंगल को बनाती है। चूंकि विषुवत वृत्त दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर वृत्त की 1/4 होती है, अतः इसका माप 360 अंश का 1/4 यानी 90 अंश अर्थात 90 डिग्री होता है। इस प्रकार 90 अंश उत्तरी अक्षांश उत्तरी ध्रुव को दर्शाता है, एवं दूसरा 90 अंश दक्षिणी अक्षांश दक्षिणी ध्रुव को दर्शाता है। जो यहां पर कहा गया है कि ये जो पॉइंट्स हैं, ये क्या होते हैं, 90 डिग्री पर स्थित होते हैं। क्यों, क्योंकि ये देखो, ये है पूरी इस प्रकार से रेखा होती है। जो ये होता है, आपने जब मैथ को देखा होगा तो इस प्रकार से जब सेम लाइंस होती हैं, और जब ये रेखा पूरा घूम के एक चक्कर लगा के पुनः उसी स्थान पर रह जाता है, तो इसे क्या इसे एंगल को कितना कहा जाता है, 360 डिग्री। ठीक है, इतना ही बात समझिए। पर ये क्या होती है, पूरी रेखा होती है, और इसे को अगर हम 1/360 को 1/4 कर दें तो कितना हो जाता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है। क्या बनता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है, अर्थात एक क्या हो जाती है, सीधी रेखा बनती है। तो इसके जो सीधी रेखा बनेगी वह क्या हो जाएगी, हम यहां से देखें, क्योंकि ये 0 डिग्री है, और इससे अगर जो सीधी रेखा बनेगी वह क्या हो जाएगी,
उत्तरी ध्रुव पर जाएगी और इसके साथ और इसका एंगल क्या होगा, 90 डिग्री का एंगल होगा। उसी प्रकार अगर हम नीचे से देखें तो इसका एंगल भी क्या होगा, नीचे से 90 डिग्री का होगा। तो इस प्रकार से ये जो रेखा होती है इसे को हम आगे देखेंगे, क्योंकि ये एक देशांतर का पार्ट भी हो जाती है। ये क्या होते हैं, दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखाओं को आगे हम देखेंगे क्या कहा जाता है, देशांतर कहा जाता है। जो क्या होती है, विषुवत रेखा किसके साथ, ध्रुवों के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, इतना बात आप समझ गए, इसमें यही लिखा है। इसी प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर के सभी समांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है। अर्थात कि ये जो रेखा है विषुवत रेखा, ठीक है, ये आपने देखी, इसे क्या कह दिया, विषुवत रेखा, और इसके उत्तर में मतलब यहां से लेकर यहां तक की जो होंगी इन्हें क्या कहा जाएगा, उत्तरी अक्षांश। क्या कहा जाएगा, उत्तरी अक्षांश। और उसी प्रकार यहां से लेकर यहां तक जितने भी जो होंगे अक्षांश, उन्हें क्या कहा जाएगा, दक्षिणी अक्षांश कहकर संबोधित किया जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ गए। देखो इसमें यहां पर इन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि महाराष्ट्र में चंद्रपुर एवं ब्राजील का बेलो हॉर्जिंटो, दोनों ही का क्या डिग्री है, दोनों को अगर देखें तो वह क्या है, 20 डिग्री। जो ये रेखाएं हैं जैसे कि 0 डिग्री, इसके बाद कुछ 1 डिग्री गई होगी, 2 डिग्री गई होगी, 3 डिग्री गई होगी, तो इसी प्रकार से यहां पर क्या गई होगी, 20 डिग्री रेखा भी गई होगी। ठीक है, 20 डिग्री यहां पे भी गई होगी और 20 डिग्री यहां पे भी गई होगी। ठीक है, तो इसलिए इनके जो क्या है सही स्थिति ज्ञात करने के लिए हमें क्या लिखना होता है, ऊपर उत्तरी गोलार्ध और नीचे अगर हम देखें तो नीचे की तरफ अगर स्थिति होगी तो उसे क्या कहा जाएगा, दक्षिणी गोलार्ध। जैसे कि हमें पता है कि भारत क्या है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कहां स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, कहां स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो महाराष्ट्र का जो क्या है, महाराष्ट्र का जो चांदपुर है, कौन सी जगह दिया है यहां पर, चंद्रपुर। जो महाराष्ट्र का चंद्रपुर है वह क्या है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। बल्कि दूसरी तरफ जो क्या है, ब्राजील का बेलो हॉरिजेंटो है, वह कहां है, नीचे दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, इसलिए वह यहां पर स्थित होगा। ठीक है, क्योंकि ये महाराष्ट्र भारत का ये इस तरफ है तो यहां पर होगा, और ये क्या है, नीचे होगा क्योंकि ब्राजील इस साइड में है तो यहां पर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देखेंगे। ठीक है, इससे हम क्या आसानी से इसे देख सकते हैं। महत्वपूर्ण अक्षांश और देशांतर रेखा, देखो इतना समझ गए, ये चीजें समझ गए इतनी, क्योंकि मैं इसे रफ करने जा रहा हूं, क्योंकि हमें आगे इसी गोला जो क्या है, ग्लोब है पृथ्वी, इसकी क्या होगी, आवश्यकता पड़ेगी। देखो इसमें मैं बस और कुछ नहीं, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध को जिसकी आपकी आवश्यकता होगी उसी को अब बस रहना है, बाकी सबको हम मिटा देंगे। ठीक है, देखो हमने देखा कि ये क्या हो गई, 0 डिग्री रेखा, जिसे हमने क्या कहा, भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, इक्वेटर, कुछ भी कह लो, जो इसके अन्य नाम है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने इसे यहां पर देखा। अब आगे देखो ये क्या कह रहा है, विषुवत रेखा 0 डिग्री, उत्तर ध्रुव, उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री। उत्तरी ध्रुव क्या है यहां पर, 90 डिग्री। ठीक है, ये क्या हो गया, उत्तरी ध्रुव, नीचे दिया है दक्षिणी ध्रुव, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या दिए इन्होंने, 90 डिग्री इसके भी हैं, पर ये उत्तरी गोलार्ध है और ये दक्षिणी गोलार्ध है। ठीक है, इसके अतिरिक्त 4 अन्य महत्वपूर्ण समांतर रेखाएं भी हैं। ये उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23.5 डिग्री, जो क्या है, अब हम उत्तरी गोलार्ध में बढ़ेंगे तो ये क्या है, यहां पर 23.5 डिग्री, जिसे क्या है, ये है उत्तरी है। ठीक है, क्या है, उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री उत्तर। ठीक है, ये क्या है, उत्तर, जिसे हम क्या कहते हैं, कर्क रेखा। ठीक है, क्या कहते हैं, कर्क रेखा
और उसी प्रकार नीचे अगर हम देखें तो यहां पर आप देखेंगे 23.5 डिग्री दक्षिण, जिसे हम क्या कहते हैं, मकर रेखा। ठीक है, क्या कहते हैं, मकर रेखा कहकर संबोधित करते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ गए। इसके बाद विषुवत रेखा, विषुवत व्रत के 66.5 डिग्री। अब ये वाली जो रेखा है इसे क्या कह दिया है, 66.5 डिग्री। ठीक है, इसे क्या कह दिया, विषुवत व्रत के। ठीक है, ये क्या है, उत्तर में है, और इसी प्रकार से 66.5 डिग्री ये क्या हो गया, दक्षिण। ठीक है, ये क्या है, विषुवत व्रत के। ठीक है, तो इस प्रकार से इन्हें वर्णन, इसे क्या है, बताया जाता है। ये दक्षिणी ध्रुव में है और ये वो क्या है, उत्तरी ध्रुव में। ये क्या है, 4 प्रमुख रेखाएं हैं, जैसे कि 66.5, फिर 23.5, उत्तर उत्तर, फिर इसके बाद विषुवत रेखा, फिर आप देखोगे 23.5 डिग्री जिसे हम मकर रेखा कह दिया, दक्षिण। ठीक है, फिर ये क्या हो गया, 66.5 डिग्री दक्षिण। ठीक है, इस प्रकार से इन रेखाओं को क्या है, वर्णन किया गया है। पृथ्वी के ताप कटिबंधीय। ठीक है, मतलब कि पृथ्वी का वर्णन देखो किस प्रकार से करा गया है। कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर के समय सर के ठीक बीचों बीच क्या होता है, सर के ठीक ऊपर होता है। इसीलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है और इसी क्षेत्र को क्या कह दिया जाता है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। अब यहां पर देखो, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र किसे कहा जाता है, देखो कर्क रेखा से मकर रेखा, ठीक है, कर्क रेखा से मकर रेखा क्षेत्र को उष्ण कटिबंधीय क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, सूर्य के द्वारा जो ऊष्मा दी जाती है वह क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। क्योंकि यहां पर आप देखेंगे कि जो क्या होता है, यहां पर आप देखेंगे कि सूर्य जो रहता है, क्योंकि पृथ्वी को हम देखते हैं कि वह क्या है, 23.5 डिग्री क्या है, झुकी हुई है, जिसके कारण वह क्या होती है, जो क्या होता है, सूर्य जो रहता है वह क्या रहता है, इन्हीं अक्षांशों के मध्य यहां पर रहता है, जो क्या कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में रहता है। और इन्हीं स्थानों पर हम देखते हैं, अगर हम खड़े होंगे इन बीचों में तो क्या होगा कि जो क्या होगा, सूर्य होगा वह वर्ष में एक बार क्या होता है, हमारे बिल्कुल सर के बिल्कुल ठीक ऊपर होगा। और अगर हम दोपहर के 12 बजे देखें तो हमारी सीधे जो परछाई होगी वह सीधे हमारे क्या है, नीचे बनेगी। ठीक है, इस प्रकार से हम देखते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये किस क्षेत्र में होगा, कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में ये क्या होती है। ठीक है, यह क्षेत्र पाए जाते हैं। ठीक है, तो यह आपके लिए याद रखना है, कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो इन्हीं क्षेत्रों में ये क्या है, पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, इन क्षेत्रों में पाए जाते हैं, इन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए याद रखना। अब देखो अगली बात ये क्या कह रहा है, कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद कहीं पर भी अक्षांशों पर दोपहर का सूर्य कभी भी सर के ऊपर नहीं होता। इन्होंने कहा है अगर कर्क रेखा और मकर रेखा के बाद अगर हम नीचे या ऊपर जाएं तो क्या होगा, सूर्य कभी भी क्या होगा, सर के ऊपर दोपहर के समय कभी भी क्या होगा, सर के ऊपर नहीं होगा। ठीक है, इन्होंने यह बात कही है। ध्रुवों की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, क्योंकि जो क्या है, हमारी पृथ्वी इस प्रकार से है और जो क्या है, सूर्य इस प्रकार से है। तो क्या है, ध्रुवों अर्थात ऊपर और नीचे, क्योंकि बीच में है, तो जब यहां से जो किरणें जाएंगी इस तरफ या ऊपर की तरफ, तो क्या होगी, किरणें क्या होंगी, तिरछी पड़ेंगी। ठीक है, क्या पड़ेंगी, तिरछी पड़ेंगी। इसी प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव व्रत तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव व्रत के बीच वाले क्षेत्र को तापमान मध्यम रहता है, इसीलिए इसने कहा क्या जाता है, शीतोष्ण कटिबंधीय। यह क्या है, जैसे कि आप देखोगे यहां से जो ये वाला क्षेत्र है, ठीक है, इसे मैं ये कर दे रहा हूं, जो ये वाले क्षेत्र हैं इन्हें क्या कहा जाता है, शीतोष्ण कटिबंधीय। शीतोष्ण कटिबंधीय। ठीक है, याद रखना है कौन से होते हैं, ये जो बीच का क्षेत्र होता है, ठीक है, इसे भी मैं दिखा दे रहा हूं,
जो ये काले कलर से मैंने यहां पर ये दिखाया है काले से, तो ये क्या होता है, ये जो काला वाला क्षेत्र है इसे क्या कहा जाता है, उष्ण कटिबंधीय, और इसी क्षेत्र को क्या कहा जाता है, शीतोष्ण कटिबंधीय कहा जाता है, क्योंकि यहां पर जो गर्मी रहती है वह मध्यम रहती है, मतलब कि बीच की रहती है, ना ही ज्यादा गर्म रहता है और ना ही ज्यादा ठंडा रहता है। ठीक है, तो इसे क्या कहा जाता है, शीतोष्ण कटिबंधीय कहा जाता है। उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त और उत्तरी ध्रुव, मतलब कि यहां से लेकर इस क्षेत्र को, और नीचे हम देखें तो इस क्षेत्र 66.5 से लेकर उत्तरी ध्रुव तक के जो क्या रहता है, वहां पर ठंड अधिक पाई जाती है, इसीलिए इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है, शीत कटिबंधीय। क्या, शीत कटिबंध क्या कहा जाता है, इस क्षेत्र को शीत कटिबंध। इस क्षेत्र को, ये जो वृत्त है 66.5 से नीचे और ऊपर 66.5 से ऊपर, तो इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है, शीतोष्ण। तो ये आपको समझ में आ गया कि कौन सा क्षेत्र क्या होता है, जहां पर अधिक वर्षा क्या रहती है, गर्मी रहती है, सूरज की जो किरणें रहती हैं वह क्या रहती हैं, डायरेक्ट रहती हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, शीतोष्ण। ठीक है, सॉरी, उसे क्या कहा जाता है, उष्ण कहा जाता है। जहां पर तिरछी हो जाती है और बीच की गर्मी रहती है उसे क्या कहा जाता है, शीतोष्ण कटिबंधीय। ठीक है, इसके बाद जो क्या होती है, सबसे ठंडा जो क्षेत्र रहता है 66.5 से नीचे और 66.5 से ऊपर, तो उसे क्या कहा जाता है, शीत। ठीक है, शीत कटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। इसके बाद अगली जो चीज दिखाई है यहां इन्होंने अगला हेडिंग दिया है, देशांतर क्या होते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे ये क्या था, पूरा अक्षांश थे। ठीक है, ये क्या था, पहले हमने ग्लोब को देखा, अब अक्षांश को देखा, और अब हम देखेंगे देशांतर को। ठीक है, किसे देखेंगे, देशांतर को। ठीक है, तो इस प्रकार से हम यहां पर देखेंगे। तो अब देखो, अब हम देखेंगे यहां पर देशांतर। देशांतर होते क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हेडिंग दी है, देशांतर क्या है, किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांशों के अतिरिक्त कुछ और भी जानकारियों की आवश्यकता होती है। आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप और हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप के अक्षांश 20 डिग्री दक्षिणी है। अगर हम देखें तो क्या है कि यहां पर जैसे कि हिंद महासागर में क्या है, यहां पर हिंद महासागर में इन्होंने दिया है मॉरिशस। ठीक है, ये क्या है, हिंद महासागर वाला क्षेत्र है, और दूसरी तरफ क्या, प्रशांत महासागर में इन्होंने यहां पर दिया है टोंगा, जो क्या है 20 डिग्री पर स्थित है। ठीक है, तो इनके क्या है, सॉरी दक्षिण में है, तो ये क्या है, भूमध्य रेखा के नीचे होंगे, तो इनके अक्षांश क्या है, सेम है। तो उसी प्रकार से दोनों ठीक है, पर अब इनकी दोनों की स्थिति अलग अलग है ना, तो इन दोनों को पता करने के लिए क्या होगी, हमें देशांतर की आवश्यकता होगी। ठीक है, क्या होगी, देशांतर की आवश्यकता होगी, उन्हीं के बारे में अब यहां पर देखेंगे। देखो यहां पर इन्होंने लिखा है, उनकी सही स्थिति जानने के लिए यह पता करना है होगा कि उत्तर ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखाओं से पूर्व या पश्चिम की ओर, ठीक है, इन स्थानों की दूरी कितनी है। इस संदर्भ में रेखाओं को देशांतरीय यामोत्तर कहते हैं तथा उनकी बीच की दूरी को देशांतर के अंशों में मापा जाता है। प्रत्येक अंश को मिनट में तथा मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। ये अर्धवृत्त है तथा इनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती है और ध्रुवों से, ठीक है, ध्रुवों पर क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है, जहां इनका क्या होता है, देशांतरीय यामोत्तर आपस में मिल जाते हैं। तो अब देखो इन्होंने क्या है, देशांतर को किस प्रकार से बताया, तो अब हम उन्हें देशांतर को देखेंगे। तो इतना समझ गए आप कि किस प्रकार से इन्होंने जो क्या है, ग्लोब को हमने पहले देखा, फिर क्या है, अक्षांश को देखा, अब हम किसे देखेंगे, देशांतर को यहां पर देखेंगे। देखो अब क्या देखेंगे हम, देशांतर। ठीक है, क्या है देशांतर, तो देखो देशांतर में हमें फिर एक प्रश्न बनानी पड़ेगी।
ठीक है, ये क्या होगी हमारी पृथ्वी होगी। ठीक है, जैसे कि हमने देखा कि ये क्या होता है, उत्तरी ध्रुव होता है। ठीक है, और ये क्या होता है यहां पर नीचे दक्षिणी ध्रुव होता है। ठीक है, समझ गए अपनी बात। यहां पर इन्होंने कहा है उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है, देशांतर कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, देशांतर कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, इन रेखाओं को देशांतर कहा जाता है। ठीक है, इन्होंने कहा कि ये जो देशांतर हैं ये क्या होते हैं, इस प्रकार से होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, ऊर्ध्वाधर होते हैं, मतलब कि खड़े खड़े दिखाई देते हैं। ठीक है, जो क्या होते हैं ध्रुवों पर क्या होते हैं, आप देख रहे होंगे ध्रुवों पर जब हम दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचेंगे या उत्तरी ध्रुव की तरफ बढ़ेंगे तो इनकी जो दूरी है, जैसे कि आप देखेंगे यहां पर जो दूरी है वह क्या है, ज्यादा है। और अगर हम ध्रुवों पर जाएंगे तो इनकी दूरी क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है, ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर कम होने लगती है। और इसके बाद जब ये क्या है ध्रुवों पर पहुंचती है तो इनकी जो दूरी होती है वह क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है, क्योंकि ये क्या है ध्रुवों को मिलाने वाली रेखाएं होती हैं। ठीक है, यह आपके लिए याद रखना है, जो इन्होंने इस पैराग्राफ में कहा है उसे हमने पढ़ा। अब देखो आगे, अक्षांतर जिन्हें हम समांतर रेखाओं के नाम से जानते से भिन्न देशांतर यामोत्तर की लंबाई समान होती है, इसलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन होगा। तब सभी देशों के लिए निश्चित किया गया कि ग्रीनविच रेखा, जहां से ब्रिटिश राजकीय वैशाला स्थित है, से गुजरने वाली यामोत्तर के पूर्व में, ठीक है, यामोत्तर के पूर्व और पश्चिम की ओर गिरने शुरू करेंगे तथा यामोत्तर के यामोत्तर को प्रमुख यामोत्तर कहेंगे, जिसका मान 0 डिग्री देशांतर है तथा यहां से हम 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम की तरफ गणना करते हैं। प्रमुख यामोत्तर तथा 180 यामोत्तर मिलकर पृथ्वी को दो समान भागों में पूर्वी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध में विभक्त करते हैं। इसलिए स्थानों के देशांतर में आगे पूर्व और दक्षिण पश्चिम की तरफ बढ़ने पर पश्चिम का उपयोग करते हैं। यह जानना रोचक होगा कि 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम यामोत्तर एक ही रेखा पर स्थित है। ठीक है, तो यह आपको याद रखना है। देखो इन्होंने क्या कहा है पूरे पैराग्राफ में कि जो क्या है, ये जो रेखा है, आप ये बीच वाली डॉट 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 से ये जो रेखा आपके लिए दिख रही है, इसे इन्होंने क्या कहा है, ग्रीनविच रेखा, क्योंकि ये भी क्या है सेम 0 डिग्री होती है। ठीक है, ये भी क्या होती है, सेम 0 डिग्री होती है, जो क्या है पृथ्वी को दो बराबर भागों में विभाजित करती है। जैसे कि हमने देखा कि जो क्या है विषुवत रेखा थी वो क्या कर रही थी, पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट रही थी, जिसे हमने क्या कहा उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाले को दक्षिणी गोलार्ध। उसी प्रकार से जब ये क्या है बीच से जो लाइन जा रही है, यह क्या करेगी, पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटेगी और पूर्व और पश्चिम, उत्तर दक्षिण। ठीक है, इनने क्या है इनको बराबर भागों में बांटा। तो देखो अब जो ये क्या है बीच से जा रही है, तो अब ये इसने क्या करा, दो बराबर भागों में बांटा। तो इस वाले पार्ट को क्या कर दिया गया, पूर्वी गोलार्ध, और इस वाले को क्या कर दिया, पश्चिमी गोलार्ध। ठीक है, ये चीज समझ गया कि किस प्रकार से हमने यहां पर गोलार्धों में व्यवस्थित करा। अगर हम भारत की बात करें तो भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है, तो भारत को देखते हैं हम कि भारत क्या है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, किस गोलार्ध में स्थित है, तो भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, जो अभी हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने यहां पर देखा। अगर इन्होंने कहा है कि जो ये बीच वाली रेखा है यह क्या है ब्रिटेन के, ठीक है, कहां से जाती है, ब्रिटेन के राजकीय जो क्या है राजकीय वैधशाला से। ठीक है, ये क्या है, जो ये 0 डिग्री है यह कहां जाती है, ब्रिटेन के राजकीय वैधशाला जो है वहां से होकर जाती है। ये क्या है 0 डिग्री को हम क्या कहते हैं, ग्रीन विच रेखा।
ग्रीनविच रेखा कहकर संबोधित करते हैं। किसे? 0 डिग्री देशांतर को। ठीक है, तो यह आपके लिए याद रखना है। यह जब हम इससे पहले हम उधर के लिए बढ़ रहे थे तो हमने क्या देखा था? 90 डिग्री तक जो रेखाएं थी। ठीक है, पर अब हम यहाँ पर जो रेखाएं हैं जो इस प्रकार से जो है, क्योंकि हमने देखा था विषुवत रेखा से ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो क्या होती है? 90 रेखाएं देखने को मिलती है, 90 डिग्री तक। पर यहां पर हम देखते हैं जो रेखाएं हैं वह क्या है? इस प्रकार से हमें 180 इधर और 180 इधर देखने के लिए मिलती हैं। और क्या है, इन्होंने बताया है कि जो ये 180 और ये 180 है, जो ये लास्ट में जाकर कहीं ना कहीं पर देखो, ये मान लीजिए कि ये क्या है? पृथ्वी मान लीजिए। ठीक है, ये क्या है? पृथ्वी है। इसे हमने क्या मान लिया? ग्रीनविच रेखा। ठीक है, क्या मान लिया? ये जो है इसे हमने ग्रीनविच रेखा मान लिया, जो क्या है? ब्रिटेन से होकर जा रही है, जिसका अक्षांश क्या हो गया? सॉरी, देशांतर क्या हो गया? 0 डिग्री। ठीक है, पर ये क्या है? इधर को जब हम बढ़ेंगे, इधर को और इधर को, तो ये क्या है? 180 में जाती है। ठीक है, क्या हो रही है? 180 में जा रही है। ठीक है, क्या हो रहा है? इधर और इधर 180 में जा रही है, पर लास्ट में आके ये कहीं पे भी तो मिलेगी, ये लास्ट में आके कहीं पर मिलेगी ना। तो इसी को क्या है कि 180 जो रेखा है वह क्या है? लास्ट में आके एक ही रेखा में क्या हो जाती है? मिल जाती है। तो ये बात इन्होंने यहां पर कही है। अब गोलार्ध पर अक्षांश रेखा एवं देशांतर रेखाओं की बनी एक ग्रिड को देखें। अगर आपने किसी स्थान को अक्षांश और देशांतर की सही जानकारी हो तो गोलार्ध में आप उस स्थान का पता लगाने में आसानी होगी। उदाहरण के लिए असम में धुबरी 26 डिग्री उत्तर अक्षांश और 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। अब उस बिंदु को देखा जाए तो दोनों रेखाओं जिस बिंदु पर काटेंगी तो उसी वहीं पर क्या होगी? धुबरी स्थित होगी। अर्थात इनका कहने का मतलब है कि भले ही कोई सी भी जगह हो, अगर उसका हमें अक्षांश और देशांतर पता है, क्योंकि अक्षांश इस प्रकार से होता है और देशांतर इस प्रकार से होता है, जहां पर ये दोनों रेखाएं काटेंगी उसी स्थान को हम क्या है? वहां पर देख लेंगे। तो इस प्रकार से हम क्या है? उसे आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इन्होंने यहां पर बताया है। ऊर्ध्वाधर रेखाएं पूर्व देशांतर तथा क्षैतिज रेखाएं उत्तरी गोलार्ध में व्यक्त होती हैं। ठीक है, अब देखो इन्होंने क्या कहा है? देशांतर और समय रेखाएं। अगली हेडिंग है देशांतर और समय रेखाएं। समय को मापना सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा और ग्रह की गतियां हैं। सूर्योदय एवं सूर्यास्त प्रतिदिन होते हैं, अतः स्वाभाविक है कि पूरे विश्व का समय निर्धारित करना सबसे अच्छा साधन है। स्थानीय समय के अनुसार सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाइयों से लगाया जाता है, जो दोपहर में सबसे छोटी और सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती है। जैसे कि सभी को पता है कि जो क्या होता है, समय का निर्धारण हम किसके अकॉर्डिंग करते हैं? जो क्या है? सूर्य एक स्थिर है। ठीक है, अगर हम आज के उस हिसाब से देखें, सूर्य, ग्रह और चांद के हिसाब से हम क्या है? पता लगाते हैं कि क्या टाइम हो रहा हो। जो पहले के जो लोग थे वह क्या है? इस प्रकार से टाइमिंग को देखते थे। ठीक है, तो जैसे कि क्या होता था, जो हम देखते हैं कि सुबह के टाइम जो क्या होती थी, परछाई जो होती थी वो हमारी सबसे ज्यादा लंबी होती थी। और क्या होता था? दोपहर के समय में क्या होता जाता था? जैसे जैसे दोपहर सूरज ऊपर हमारे सर की तरफ बढ़ता था उस हिसाब से क्या होती जाती थी? परछाई हमारी छोटी होती जाती थी। और जैसे जैसे सूर्य अस्त होगा उस प्रकार से हमारी क्या हो जाएगी? परछाई फिर बड़ी होने लगेगी। तो इस प्रकार से हम देखते थे, उस समय टाइम पता करते थे। जैसे सुबह 6 बजे हमारी परछाई यहां तक होगी, फिर क्या हो जाएगा? 11 बजे यहां आ जाएगी और 12 बजे बिल्कुल मेरे जस्ट नीचे आ जाएगी। फिर 11 बजे फिर क्या होगा? 3 बजे फिर इस तरफ बढ़ेगी। ठीक है, और फिर क्या होगा लास्ट में कि जब तक क्या हो जाएगा, शाम के जब 6 बजेंगे तो परछाई मेरी उसी हिसाब से, जैसे सुबह 6 बजे थी और वैसे ही शाम को 6 बजे होगी, उस लंबाई के हिसाब से हम क्या देखते हैं कि टाइम को डिवाइड करते थे। तो इसीलिए क्या कर दिया गया कि उस तरह से क्या है, हमने टाइम को डिवाइड करना स्टार्ट करा। ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख यामोत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश में सबसे ऊंचे बिंदु पर होता है उस समय यामोत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर, मतलब कि जैसे कि हम कह सकते हैं कि जहां पर, जैसे कि मान लीजिए यहां पर ग्रीनविच पर क्या है, सूर्य बिल्कुल सीधी रोशनी पड़ रही है
और यहां पर क्या है सूर्य की सीधी रेखा पड़ रही है और सबसे छोटी परछाई व्यक्ति की यहां पर बननी है, तो यहां पर क्या होगी, दोपहर होगी। और मान लीजिए यहां पर जो भी स्थित व्यक्ति है वह क्या होगा, उसकी सबसे लंबी परछाई बननी है, तो वह क्या होगा, सूर्य अस्त या सूर्य उदय का टाइम होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम वहां पर देखते हैं। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, अतः वे स्थान जो क्या होंगे, ग्रीनविच रेखा से पूर्व की तरफ स्थित होंगे, ग्रीनविच रेखा से पूर्व की ओर स्थित होंगे, उनका समय क्या रहेगा, ग्रीनविच रेखा से आगे। और जो क्या है, ग्रीनविच रेखा से बाद में रहेंगे, उनका समय क्या हो जाएगा, ग्रीनविच रेखा से बाद में रहेगा। इस प्रकार से देखते हैं। ठीक है, हम मानक समय क्यों मानते हैं? अब देखो, हम मानक समय क्यों मानते हैं, अलग अलग यामोत्तर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में अंतर होते हैं। उदाहरण के लिए बहुत से देशांतर से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ियों के समय अलग अलग समय सारणी तैयार करना कठिन होता है। भारत में गुजरात के द्वारका और असम के डिब्रूगढ़ तक स्थानीय समय में लगभग 1 घंटे 45 मिनट का अंतर है। कितना अंतर है? 1 घंटे 45 मिनट का अंतर है। ठीक है, लगभग हम क्या कहते हैं कि 2 घंटे का अंतर है। कहां से? असम, अगर हम देखें तो असम और क्या है, असम के डिब्रूगढ़ और गुजरात के द्वारका के बीच में 1 घंटे 45 मिनट का अंतर है। अगर यहां से वहां तक जो ट्रेन जाएगी, अगर समय सारणी अलग होगी तो उसका क्या हो जाएगा, क्योंकि उसका टाइम टेबल क्या हो जाएगा, गलत होता चला जाएगा। इसलिए क्या है, एक समय होना क्या होता है, अनिवार्य होता है। इसलिए यह आवश्यक है कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाली यामोत्तर से स्थायी समय को देश का मानक समय माना जाता है। इस यामोत्तर रेखा के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। भारत में 82.5 डिग्री पूर्व को मानक समय यामोत्तर माना जाता है। इस यामोत्तर में स्थायी समय को पूरा देश का मानक समय माना जाता है। इसी भारतीय मानक समय के नाम से जाना जाता है। जो 82.5 डिग्री, जो क्या है, 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर है। कौन सी है? देशांतर जो रेखा है उसे को क्या कहा गया है, भारतीय मानक समय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारतीय मानक समय कहा जाता है, क्योंकि ये क्या है, हम कह सकते हैं कि भारत के क्या है, बीचों बीच से होकर जाती है, जिसके से हम क्या है, पूरे देश का समय निर्धारण करते हैं। भारत ग्रीनविच रेखा से पूर्व में 82.5 डिग्री पूर्व में स्थित है। यहां का समय ग्रीनविच रेखा से लगभग 5.5 घंटे आगे है, क्योंकि हमने बताया कि जो ग्रीनविच रेखा से पूर्व में स्थित देश होंगे उनका समय क्या होगा, आगे होगा, और हम कितना आगे हैं, 82.5 डिग्री। इस हिसाब से हम कितने, 5-5.5 घंटे ग्रीनविच रेखा से हमारे यहां आगे हैं। ठीक है, जैसे कि अगर ग्रीनविच रेखा पर 12 बज रहे होंगे, ठीक है, और हमारे यहाँ पर उस समय क्या टाइम हो रहा होगा, तो उस समय हमारे यहाँ 5:30 बज रहे होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखते हैं। कुछ देशों में का देशांतरीय विस्तार अधिक होता है, जिसके कारण वहां एक से अधिक मानक समय अपनाए जाते हैं। उदाहरण के लिए रूस में 11 मानक समयों को अपनाया जाता है। पृथ्वी को 1-1 घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। ठीक है, इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र में 15 डिग्री देशांतर तक का क्षेत्र फैला रहता है। क्योंकि क्या है, जैसे कि हम देखते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस क्या है, काफी बड़ा है और पहले स्थान पर आता है। अब इसका क्षेत्रफल क्या है, काफी बड़ा है, और इससे कई देशांतर रेखाएं गुजरती हैं। तो इन देशांतर रेखाओं के अकॉर्डिंग रूस में क्या है, 11 मानक समय रेखाएं होती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इन्हें क्या है, डिवाइड करा गया। तो इस प्रकार से दोस्तों इस चैप्टर में हमने देखा कि किस प्रकार से हमने क्या है, मानक समय रेखाओं को विभाजित करा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना। इसमें हमने देखा कि किस प्रकार से जो क्या है देशांतर होते हैं। पहले हमने सबसे पहले ग्लोब को देखा, फिर अक्षांश को देखा, फिर देशांतर को देखा, और इस स्थिति को हमने क्या है, भारत के संदर्भ में देखा कि किस प्रकार से, कि भारत के संदर्भ में किस प्रकार से भारत की स्थिति है। जब मैं आपको क्या है, इंडियन ज्योग्राफी का इंट्रोडक्शन दूंगा, जैसे कि इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन ज्योग्राफी, ठीक है, इंडिया का बात करेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया, तो वहां पर हम क्या है, पूरा इसका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार को पूरा डिटेल से देखेंगे।
ठीक है, तो उसको भी मैं वहां पर अलग से पूरा प्रोवाइड कराऊंगा। तो इस प्रकार से हम वहां पर देखेंगे। तो इस वीडियो में हमने टोटल हम बात करें तो इसमें ग्लोब, अक्षांश, देशांतर, इनका पूरा हमने क्या है डिटेल से इनको देखा है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं ताकि जो नोटिफिकेशन है जल्द से जल्द आप तक पहुंच सके। और दोस्तों अगर कोई डाउट है तो आप उससे हमें कमेंट बॉक्स में भी क्या है पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।